So let's start the class, and today we are going to discuss about dipole और डायपोल की डिफरेंट पोजीशंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है, मतलब डिफरेंट पोजीशन इन द सेंस जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो किस तरह का बिहेवियर करेगा, उसके ऊपर हमारा डिस्कशन आज की क्लास में रहने वाला है और कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे. तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं, है ना. फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि हमने कल देखा कि डायपोल जो होता है वो एक पेयर ऑफ चार्ज होता है जिसके अंदर दोनों के ऊपर दोनों चार्ज जो हैं वो सेम मैग्नीट्यूड के हैं बट अपोजिट पोलरिटी है. ठीक, और कल हमने देखा कि एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है ड्यू टू अ डायपोल दैट इज गिवन बाय 2kp अपॉन एक्स क्यूब. एक्स डिस्टेंस है किसकी, पॉइंट की, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखने जा रहे हैं, और p क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट. क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो है q इंटू 2 है. इज इट क्लियर और नॉट? इफ वी टॉक अबाउट एट द सेम टाइम इक्वेटोरियल पॉइंट पर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर हमारा जाएगा -kp अपॉन एक्स क्यूब. तो यहां से हम देख पा रहे हैं कि P क्या है बेटा, डायपोल मोमेंट है, दैट इज Q इंटू 2a. क्या है बेटा, Q इंटू 2a. और माइनस का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है. ठीक, तो यहां से क्लियर दिख रहा है कि सर अगर मैग्नीट्यूड वाइज भी बात करें तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हाफ हो जाता है किस पे, एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे. यस और नो? चलिए, तो ये कुछ बेसिक चीजें जो हमने कल की क्लास में डिस्कस करी थी. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड दैट वी आर प्लेसिंग अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. सर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिसमें उस किसी फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की वैल्यू सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो हम कहेंगे यहां पर कैसा फील्ड है, यूनिफॉर्म फील्ड. लेट्स से यहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शो कैसे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से सर पैरेलल लाइंस बनाते हैं. यस और नो बेटा? ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सर ये हमारा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है. कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म. और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी डायपोल को रखा गया. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम ई वेक्टर से नोट कर रहे हैं, ऑब्वियसली इस डायरेक्शन के अंदर है. लेट्स से देयर इज अ इलेक्ट्रिक डायपोल, और इलेक्ट्रिक डायपोल जो है ये डायपोल को इस तरीके से रखा गया, इस तरीके से रखा गया है यहां पर, कि यहां पर है नेगेटिव चार्ज, यहां पर कौन सा चार्ज है, -q, और इधर कौन सा चार्ज है बेटा, +q. इसी बात को दूसरे शब्दों में कहूं तो मैं यूं कह सकता हूं कि सर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो माइनस से प्लस की तरफ, मतलब इधर है. तो इस शब्दों में बोलूं तो मैं ये कह रहा हूं कि P को E के साथ एक एंगल पे रखा गया, और वो एंगल कुछ देर के लिए मैं कह देता हूं, कुछ देर के लिए क्यों मैं कह देता हूं कि वो एंगल कितना है बेटा, थीटा. यस और नो? ओके, नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सर यहां पर जो ऊपर वाला चार्ज है इसको इंडिविजुअल चार्ज की तरह ट्रीट करें तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में. हमने पीछे पढ़ रखा है ना बेटा ये चीजें. तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, और इस फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा कितना बेटा, QE. कितना होगा मैग्नीट्यूड, QE. तो हम ये कह सकते हैं कि सर इधर की तरफ इस पे एक फोर्स लग रहा है, दैट इज QE. एट द सेम टाइम अगर हम यहां पर बात करें तो सर इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, और उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा बेटू, QE. यानी कि दोनों चार्जेस ऐसा अगर डायपोल पड़ा है तो मैं कह सकता हूं कि सर इधर की तरफ इस पे जितना फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स इसके ऊपर इधर की तरफ लग रहा है. ठीक है, तो अगर कोई तुमसे पूछे कि नेट फोर्स ऑन डायपोल, तो आप कहेंगे सर वो नेट फोर्स तो कितना है, 0 है.
क्योंकि जितना फोर्स इस डायरेक्शन में है उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। नाउ द सेकंड क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा सकता है वो क्या, कि सर क्या टॉर्क लग रहा है? अब टॉर्क क्या होता है? जैसे आपने बोतल का ढक्कन खोला होगा, क्या होता है ढक्कन पे? ऐसा ढक्कन पकड़ा तो हम ऐसे घुमाते हैं, तो एक फोर्स इधर लगता है, एक फोर्स इधर लगता है ना, तो इसको कपल कहते हैं। तो इससे क्या हो गया कि वो रोटेट हो गया ढक्कन, जिससे वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है, बट उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होता है। जब मैं ऐसे ढक्कन को ओपन कर रहा हूं तो इधर वाले फोर्स का मेरा लाइन ऑफ एक्शन इधर की तरफ है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है, और ये जो लाइन ऑफ एक्शन है दोनों देखो अलग अलग हैं, ऐसे हैं, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, तभी ये इफेक्टिव है। अगर सपोज करो कि ये पेन को आप इधर से खींच रहे हो, मैं इधर से खींच रहा हूं, तो यहां पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, क्योंकि आपके फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये, मेरे फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये, दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। बट एट द सेम टाइम अगर ये पेन ऐसे पड़ा है और एक इधर से खींच रहा है, एक मैं इधर से खींच रहा हूं, तो दोनों फोर्सेस के बीच क्या है? डिस्टेंस है। देयरफॉर इट विल जनरेट अ टॉर्क। तो भाई साहब ये भी टॉर्क जनरेट करेगा, क्योंकि दोनों फोर्सेस के बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सर टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना होता है। टॉर्क का मैग्नीट्यूड दिया जाता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। इस केस के अंदर दोनों फोर्स क्या सेम है, यानी कपल है, तो आप कहेंगे दोनों फोर्स इक्वल और अपोजिट है, तो आप बोलेंगे सिंस बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड and directed opposite to each other, but their line of action is different. Hence they produce एक टॉर्क को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक, अब टॉर्क क्या होगा सर? मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क की बात करें, टॉर्क को टॉ से लिखते हैं। टॉर्क जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस। अगर मैं इन दो इसके केस में देखना चाहूं तो बेटा मैं क्लियर देख सकता हूं कि सर ये डिस्टेंस है, ये क्या है बेटा? डिस्टेंस। ये कौन सी डिस्टेंस है बेटा? सर ये है हमारी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये एंगल थीटा है तो स्वाभाविक है ये एंगल भी क्या होगा? थीटा। ठीक है, तो आप एक बात बताओ सर, इस डिस्टेंस को आप डायपोल के बीच के ये 2a से लिखते थे बेटा, है ना? तो आप कह सकते हो अगर सर ये 2a है और ये सामने वाली जो है ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो अगर मैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि सर परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है इक्वल टू होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि ये डिस्टेंस इक्वल्स टू होगा 2a इंटू कॉस साइन थीटा, 2a इंटू साइन थीटा। नहीं समझ आया तो ऐसा समझो, साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है सर? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस कितना है? 2a। ये जब 2a इधर चला गया तो परपेंडिकुलर इक्वल्स टू आ गया 2a इंटू साइन थीटा। सो ये 2a इंटू साइन थीटा यहां पर आ जाएगा, क्योंकि टॉर्क इक्वल्स टू होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 2a साइन थीटा इनटू में आइदर फोर्स। तो फोर्स ये ले लो या ये ले लो, या फिर यूं करें मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स दैट इज QE। वो कितना है बेटा? QE। समझ आ रहा है भाई? ठीक, तो QE इंटू 2a इंटू साइन थीटा आया, टॉर्क इक्वल्स टू आया QE इंटू 2a साइन थीटा। सिंस वी नो दैट कि सर P इक्वल्स टू होता है Q इंटू 2a, आपको नहीं लगता Q इंटू 2a की जगह मैं PE रख दूं तो आप कहेंगे टॉर्क इक्वल्स टू आया PE साइन थीटा। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। पहला पॉइंट कि सर P और E दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरा पॉइंट थीटा P और E के बीच का एंगल है। तीसरा पॉइंट साइन थीटा जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट से आता है।
चौथा पॉइंट इनके साथ ये मैच कर गया कि सर टॉर्क जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और पांचवा पॉइंट ये ऐड हुआ कि सर P और E का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिखें तो क्रॉस प्रोडक्ट P इधर है, E इधर है, तो P क्रॉस E डायरेक्टेड किधर आएगा, अंदर की तरफ। तो टॉर्क की डायरेक्शन भी किधर होगी, अंदर की तरफ। समझना मेरी बात, मैंने क्या बोला कि P और E दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, थीटा उनके बीच एंगल है, साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। बट हमें यह देखना पड़ेगा ना कि टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, पता है वेक्टर क्वांटिटी है सर। तो सर ये वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन किधर है, तो इसकी डायरेक्शन को नोटिस किया गया कि जिधर P क्रॉस E से जो डायरेक्शन आती है, P क्रॉस E से क्या आएगी, P इधर, E क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप राइट हैंड का यूज करेंगे, P से E की तरफ क्लोज करेंगे, तो आपका थंब जिस डायरेक्शन के अंदर है उसी डायरेक्शन के अंदर टॉर्क है। यस है, अगर है तो आप लिख सकते हैं कि टॉर्क इज इक्वल्स टू एक्चुअली P क्रॉस E। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। इन दिस मैनर यहां पर टॉर्क की डायरेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट, मतलब कभी कभार पूछ लेता है एग्जामिनर किसी तरीके से, बट हमें पता होना चाहिए कि सर ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा अंदर की तरफ। अगर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे डायपोल पड़ा है, तो सर डायपोल जो है उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर इनवर्ड P क्रॉस E से आएगा डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। यस और नो। अच्छा, टॉर्क की यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होती है, न्यूटन इंटू मीटर। क्या होती है बेटा, न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। यहां से भी आप डिराइव करके देख लेना, न्यूटन इंटू मीटर आएगी, क्योंकि देखो ये क्या है, क्यों, ये कुलाम इंटू क्या होता है, मीटर, और ये क्या होता है, न्यूटन पर। ठीक है, ये न्यूटन पर कुलाम होता है, कुलाम से कुलाम कट के क्या जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। कर लेंगे ना बेटा। चलिए, तो ये था आपका डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बट नाउ देयर आर सम सिचुएशंस, है ना, देयर आर सर्टेन केसेस जिसकी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखो जरा, इफ हम केस फर्स्ट डिस्कस कर रहे हैं, लेट्स से कि थीटा 0 है। थीटा क्या है, तो थीटा 0 है, तो हमें पता है कि साइन 0 क्या होता है, 0। तो टॉर्क कितना हो जाएगा सर, टॉर्क तो था PE साइन 0, अब तो टॉर्क कितना हो गया, 0। इसका मतलब जब P और E के बीच का एंगल 0 है, उस टाइम पर लगने वाला टॉर्क क्या है, 0। सर फोर्स तो पहले ही 0 था, अगर टॉर्क भी 0 हो गया तो आपको नहीं लगता इक्विलिब्रियम हो गया। क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। एक बार इस केस को फील कीजिए कि सर इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, गेटिंग माय पॉइंट, और सर ये यहां पर P है, ये क्या है, और ये क्या है, E। अगर मैं P को इधर की तरफ ऐसे रोटेट करा दूं, P को क्या करा दूं भाई, रोटेट करा दूं, मतलब ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया मैंने, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर इधर की तरफ भी P हो गया और इधर की तरफ क्या हो गया, E, और ये थीटा क्या बन गया, 0। थीटा जब 0 हो गया तो टॉर्क 0 हो गया, फोर्स ऑलरेडी 0 था। मैंने पहले भी डिस्कस करते हुए बताया कि लगने वाला नेट फोर्स और टॉर्क 0 हो गया तो हम इसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। पर इस इक्विलिब्रियम स्टेट को कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अब देखो, जब आप फील करो कि सर ये ऐसे चला गया, अगर मैंने इस पॉइंट को उठा करके थोड़ा ऊपर भी करने की कोशिश करी, हल्का सा ऊपर, तो तुरंत इसके ऊपर जैसे ही छोड़ूंगा तुरंत फोर्स लगेगा, वापस उधर ही चला जाएगा। समझ आ रही है। सो इट इज अ स्टेबल, तो आप कहेंगे ये कौन सी सिचुएशन है बेटा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। The case when theta between P and E is 0, that means it is a stable equilibrium. Equilibrium in the sense net force and net torque is 0. ठीक है, नेक्स्ट केस देखिए, केस 2। लेट्स से कि थीटा कितना है, 180। भाई थीटा कितना है, 180। साइन 0 180 था, तो साइन 180 भी कितना होगा बेटा, सर ये भी तो 0 होगा। क्या होगा, 0। साइन 0 है तो इसलिए टॉर्क इज इक्वल टू आया PE साइन 180, दैट इज ऑल्सो।
साइन 180 थीटा 180 का मीनिंग क्या है, इसको समझो। थीटा 180 का मीनिंग ये है कि सर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, है ना, तो भाई इधर की तरफ ऐसे, इधर की तरफ P है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बेटा, इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड और P दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट। तो थीटा कितना हो गया 180, तो साइन 180 कितना होता है 0, टॉर्क कितना हो गया, क्लियर। सो इसीलिए आप कह सकते हैं सर ये भी इक्विलिब्रियम स्टेट है, बट ये इक्विलिब्रियम स्टेट है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या है बेटा, क्यों अनस्टेबल है इसको समझो। अब सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डायपोल मोमेंट इधर है, ऐसे पड़ा है। अब देखो जैसे ही ये चार्ज इधर जाएगा, ये पॉजिटिव क्यू है, ये नेगेटिव क्यू है, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा इधर। तो अगर थोड़ा सा भी अगर आपने इसको हेल्प कर दिया ऊपर जाने में, तो ऊपर वाला फोर्स पट करके इसको ऐसे खींच लेगा, तो ये फ्लिप मार करके इधर चला जाएगा। बात समझ आ रही है। सो दिस इज अनस्टेबल। आप ज्यादातर तक हल्का सा भी अगर इसको आप हिलाएंगे, हल्का सा भी इस पे फोर्स लगेगा, सो इट विल गेट फ्लिप्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चला जाएगा। तो सो दैट्स व्हाई इस सिचुएशन को क्या कहते हैं बेटा, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। बोलो सही कह रहा हूं, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द थीटा इज इक्वल्स टू 90। सो आप कह सकते हैं केस थर्ड के अंदर, वैसे इसकी जरूरत नहीं है पर फिर भी बता रहा हूं, कि थीटा इक्वल्स टू 90 है अगर, तो साइन 90 क्या होता है बेटा, सर साइन 90 तो 1 होता है। तो अगर साइन 90 1 है तो टॉक इक्वल्स टू आया पी ई साइन 90, और ये आ गई सर वैल्यू टॉक इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू है। क्या है बेटा, कोई दिक्कत, कोई नाम नहीं है। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हमें अगर नहीं पता होगा तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आती है पता है, न्यूमेरिकल में वो बोलता नहीं है कि थीटा 0 है, थीटा 180 है, वो बोलेगा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। अगर हमें ये नहीं पता कि स्टेबल अनस्टेबल क्या होता है तो हमें थीटा नहीं पता चलेगा। गेटिंग माई पॉइंट। सो दिस इज द बेसिक मोटो, कि आपको ये पता चले कि स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है। इक्विलिब्रियम का मतलब साफ है कि टॉर्क 0 है, फोर्स तो नेट 0 था ही। So this is the case when dipole placed in the external electric field। समझ में आ रही है बात। अब आप सोचो ना, ये ऐसे पड़ा है, ऐसे पड़ा है, तो इस पे प्लस इधर की तरफ, इस पे इधर की तरफ, तो मैक्सिमम लगेगा टॉर्क, ठीक है। पर जैसे जैसे फोर्स लगता रहेगा तो ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस खुद सोचो ना, जब ये ऐसे जाएगा तो डिस्टेंस बीच की परपेंडिकुलर घटती चली जाएगी। दैट्स व्हाई टॉर्क घटता चला जाए, फ्रॉम मैक्सिमम टू इट बिकम्स 0, 0 बन जाता है। समझ में आ रही है बात। तो सर ये 90 है, एंगल 90 से जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे क्या होता चला जाएगा, सर वो भी घटता चला जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टॉर्क डिपेंड करता है। आई होप यू गॉट, है ना। अब एक चीज और बता देता हूं यहां पर, लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म। चलो ये होमवर्क देता हूं, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करते हैं। और हम आपको एक वर्क दे रहे हैं, होमवर्क, वो क्या, कि सर अगर डायपोल को यहां पर तो यूनिफॉर्म में रखा था, अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो आपको इस सवाल का जवाब देना है कि क्या उस पर लगने वाला फोर्स 0 होगा, नेट फोर्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या उस पर लगने वाला टॉर्क 0 होगा, ठीक है। इन सब चीजों पे बात करनी है, ठीक है। तो इस सिचुएशन को आप देखना कि कैसे हैंडल करते हैं। चलिए आगे बढ़े। ओके, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन ज्यादा छोटा तो नहीं है साइज में, है आई थिंक। चलिए क्वेश्चन देखना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। टू चार्जेस है +-10 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड 5 mm अपार्ट। ये -10 माइक्रोकुलम है, ये +10 माइक्रोकुलम है, और इनको 5 mm की डिस्टेंस पे रखा गया है। तो यहां से मैं क्लियर कह देता हूं कि 2a गिवन लिख रहा हूं यहां पर, देखना जरा। हम कह सकते हैं कि आइदर
जो भी चार्ज है उसके ऊपर Q कितना है बेटा? सर Q है 10 माइक्रो कूलम, दैट मीन्स 10 रेज टू द पावर -6, तो इसको बोलेंगे 10 रेज टू द पावर -5 कूलम। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। आपको बोल रहा है डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट फर्स्ट ए डायग्राम ये है, अ पॉइंट P ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर O से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, और इस पॉइंट P पर हमसे क्या पूछ रहा है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछ रहा है, जबकि यहां से इसकी डिस्टेंस कितनी है? 15 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूं तो 15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर। अब तो हम कह सकते हैं कि इस केस में सर x दे रखा है 15 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 मीटर, जबकि a की वैल्यू कितनी है? सर 2a था 5 mm, तो a हो जाएगा 5/2 mm, m का मतलब है 10 रेज़ टू द पावर -3 मीटर। तो पहला हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, ठीक है, किससे? पॉजिटिव चार्ज की साइड पर ये जो पॉइंट दे रखा है, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर देखो 5/2 mm यानी कि 2.5 mm के कंपैरिजन में 15 सेंटीमीटर एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। सो दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि एक फार पॉइंट है। क्या है? फार पॉइंट। और फार पॉइंट का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्या आएगा? सर 2kp/x³। ठीक, Q इंटू 2a होता है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे 2k की जगह 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9, P होगा Q इंटू 2a। Q कितना है बेटा? सर 10 रेज़ टू द पावर -5। 2a कितना है बेटा? 5 mm, दैट मीन्स 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। बोलो सही कह रहा हूं? और x क्यूब का मतलब है 15 का क्यूब, 15 का क्यूब मतलब 15 इंटू 15 इंटू 15 -2 की पावर 3 किया तो -6। बोलो सही कह रहा हूं? चलिए तो बात करते हैं 5 से। 5 की टेबल से कट किया 3, 3 की टेबल से कट किया 3, 3 की टेबल से कट किया 5। इज इट ओके? ओके, नाउ कम टू द पॉइंट कि सर ये क्या होगा? -6 जो है ऊपर जाकर के -3 को खा गया, +3 हो गया, +3 का गया तो -2 हो गया। यस और नो? इफ आई वॉन्ट टू सिंप्लीफाई इट वंस अगेन, मैं इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 7 अपॉन 5 इंटू 15। बोलो सही लिखा? अगर उसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इस 7 को 200 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 लिख दो, ठीक है। अरे सॉरी, और ये आ गया 5 इंटू 15। अब देखो 5 5 जा 25, ये 3 बचेगा, और 25 8 जा 200। 8 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर मिलेगा 2.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5, एंड दैट इज न्यूटन पर कूलम। गेटिंग माई पॉइंट? कैलकुलेशन का प्रैक्टिस आई मस्ट से कि कर लेना, करते रहना। अक्सर बच्चे नहीं करते, फॉर्मूला पता लग गया, प्रैक्टिस करते ही नहीं, पर एग्जाम में प्रॉब्लम आता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में फिर 7 8 जा 63 हो जाता है ना, टेंशन में हो जाता है 7 8 जा 63। चलिए नेक्स्ट, सेकंड क्या है? A and B a point Q 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम O on a line B passing through O and normal to the axis of a dipole। हमें O से पास होने वाली लाइन पर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर O से एक डिस्टेंस पे पड़ा है Q पॉइंट है, यहां पर हमें फील्ड फाइंड करना है, मतलब हमें यहां फाइंड करना है इस पॉइंट पर, और ये यहां से कितने डिस्टेंस पर है बेटा? 15 सेंटीमीटर। कितने पे? अब देखना, दिमाग यहां लगेगा, तो जो सेम डिस्टेंस है ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आया उसका क्या हो जाएगा? हाफ। तो आप बोलेंगे सिंस E एट इक्वेटोरियल इक्वल्स टू होता है हाफ ऑफ E एट एक्सियल। कितने पे? सेम डिस्टेंस पे। किस पे बेटा? अगर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन और मिड पॉइंट O से सेम है इधर और इधर, तो आप कहेंगे जितना यहां होगा उससे क्या होगा? हाफ होगा।
तो आप कहेंगे इक्वेटोरियल पर, यानी कि ये जो Q पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा हाफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कितना था सर? ये 8/3 इंटू 10⁵ था, तो 8/3 इंटू 10⁵ इसको सिंप्लीफाई किया 2 से 4, 4 को 3 से डिवाइड किया 1.33 इंटू 10⁻। ये वेक्टर थोड़ी ना, यहां पर क्या पूछा हमसे? इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन बतानी है तो डायरेक्शन तो आप कह सकते हो, यहां पर लिख, यहां पर वेक्टर नेगेटिव नहीं लगाएंगे। अगर नेगेटिव लगाएंगे तो आपको फिर लिखना पड़ेगा कि क्या P के पॉजिटिव है। पहली बात, आप यहां पर वेक्टर क्या लिखेंगे? ये तो वैल्यू है, ये तो मैग्नीट्यूड है। यहां पर आप लिख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग, है ना, एंड अवे फ्रॉम P होगा, अलोंग द एक्सिस होगा, और यहां पर लिखेंगे पैरेलल, एंटी पैरेलल टू दी डायपोल मोमेंट। और यहां पर डायग्राम के अंदर शो कर देना कि इधर की तरफ क्या है बेटा? P वेक्टर, जबकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किधर होगी? इधर की तरफ। इसको मैंने लिखा EQ, बोलो ऐसा लिख सकते हो, या फिर इधर लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है। माइनस का मतलब तो तब हो ना जब बाजू में कोई वेक्टर लिखा गया हो, है ना। तो या तो आप P कैप लगा करके इधर माइनस लगा देना, P कैप यूनिट वेक्टर हो गया जो P को बता रहा है। समझ में आ रही है बात? पर इस सब की जरूरत नहीं। बोलो समझ में आया? दिस वॉज द क्वेश्चन फ्रॉम द NCERT, एग्जाम्पल था ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2023 में आया क्वेश्चन, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, देखना। अ पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल ऑन इट्स एक्सिस। क्या बोल रहा है? एक पॉइंट चार्ज है जिसको कहां रखा गया है? r डिस्टेंस पे रखा गया है। मतलब सर ये कोई शॉर्ट डायपोल है हमारा, -q +q, और डायपोल से मतलब ये मेरा सेंटर है O, और O से A डिस्टेंस पर, नहीं सॉरी R डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर? एक रखा गया है शॉर्ट, ये R डिस्टेंस पर रखा गया है। कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, लेट से मैंने इसको Q0 कह दिया, बोलो सही कह रहा हूं? अच्छा, बोलता है इट एक्सपीरियंस अ फोर्स F। अब इस पे F लगेगा, क्यों? क्योंकि सर इधर की तरफ क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो आप कहेंगे इसका नाम P, इस PA कह दीजिए, इस पॉइंट को A। तो आप कहेंगे सर F की वैल्यू हो जाएगी Q0 इंटू E। बोलो सही कह रहा हूं? अगला पॉइंट, इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज 2r, अगर इस पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस कितनी हो जाए? 2r, मतलब हमसे बोल रहा है कि इसको उठा करके थोड़ा आगे ले जाओ, यहां ले जाओ। ये जो पोजीशन है, लेट से ये B है, और ये डिस्टेंस यहां से कितनी हो गई बेटा? 2r। ठीक है, और ये कितना है बेटू? Q0। हमसे पूछ रहा है द फोर्स ऑन द चार्ज विल बी। अब फोर्स क्या होगा? लेट से यहां पर आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी? आप लिखेंगे सिंस E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x³। अरे हाँ के ना? ठीक है, तो आप कहेंगे, चलो पहले मैं ऐसे लिख देता हूं, इस पॉइंट पे EA जो था वो था K2kp/r³, जिसको आपने क्या लिखा? E से लिखा, मैं वेक्टर नहीं लगा रहा हूं। लेकिन जब ये B पे गया तो ये हो गया 2kp/2r का क्यूब, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गई? 2r। तो 2 कितना होता है? 8। तो ये हो गया 2kp/r, और यहां पर आ गया 1/8। ये 2kp/r³ को E कह रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया? E/8। अगर ये E/8 हो गया इस पॉइंट पर, तो आप कहोगे कि जो भी फोर्स होगा वो Q0 इंटू EB होगा, और EB का मैग्नीट्यूड जो है वो E/8 है। Q0 E को हम क्या कह रहे थे बेटा? F। इसका मतलब F' इज इक्वल टू कितना हो गया? F/8। बोलो सही कह रहा हूं? समझ आ रही है बातें? जब आपने डिस्टेंस डबल कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8 हो जाएगा, इसलिए उससे लगने वाला फोर्स भी 1/8 हो जाएगा। ठीक, अगर आप डिस्टेंस को 3 टाइम्स कर देते
तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड 1/27 टाइम्स हो जाता, इसीलिए फोर्स भी 1/27 हो जाता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वाज द क्वेश्चन जो 2023 में आया। टॉर्क जी, आई थिंक ये एमसीक्यू था, शायद एमसीक्यू ही था। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पता नहीं चलता क्योंकि एमसीक्यू लिखे नहीं होते, इसलिए पता नहीं चलता कि एमसीक्यू था या नहीं। ठीक है, आई थिंक एमसीक्यू ही था होगा। Torque acting on electric dipole placed in an electric field is maximum when the angle between the electric field and the dipole moment is, अभी देख कर क्या है, तो ये भी एमसीक्यू ही रहा होगा। P और E के बीच का एंगल अगर 90 है, ऐसे केस के अंदर लगने वाला जो भी टॉर्क होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट, derive the expression for electric field at a point on the equatorial line of a इक्विलेटरल सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल। 2017 आप देख सकते हैं कि ये डेरिवेशन आया है ना। सो डेरिवेशन भी इसके टॉपिक के इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं ताकि आपको बताने के लिए सिर्फ यहां पर लिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू अ डायपोल ऑफ लेंथ 2a एट अ पॉइंट डिस्टेंट r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ डायपोल ऑन द एक्सियल लाइन। तो ये एक्सियल लाइन वाला डेरिवेशन आ गया। दूसरा, ड्रॉ ए ग्राफ फॉर E वर्सेस R, जबकि R A से बहुत बड़ा है। ये थोड़ा अलग है जिसको अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच का हमसे ग्राफ पूछ रहा है, किसके बीच का, R के बीच का। आप एक बात बताइए, ये R है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R3। बोलो सही कह रहा हूं? तुम खुद अभी देख कर के आए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू R को डबल कर देने से 1/8 हो गई। 3 करते 1/27, 4 करते 1/64, तो वो तेजी से गिर रही है, बहुत तेजी से। तो इसलिए ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। समझ में आई बात? जो भी वैल्यूज हैं बहुत तेजी से, जैसे ही यहां पर जितनी है उससे डबल पे गए तो इसकी वैल्यू 1/8 आ जाएगी। और जैसे ही R से, इधर देखना मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं बेटा कि अगर तुम ये डिस्टेंस जितनी भी है इतनी ही डिस्टेंस और तुम आगे बढ़े ये सेम डिस्टेंस पे, तो ये जो वैल्यू जितनी भी थी उसका ये क्या रह गया, 1/8 रह गया। ठीक है, और जैसे ही इससे 3 गुना पे बढ़े, मतलब सेम इस पे आए, तो ये इतना तेजी से घटना चाहिए कि ये कितना आ जाए, इससे ही 1/27 हो जाए। तो इसका मतलब ये और ज्यादा शार्प आएगा। मैंने शायद कम बनाया है, गेटिंग माय पॉइंट? बहुत ज्यादा शार्प आएगा नीचे की तरफ। ठीक है, कोई दिक्कत? जीरो नहीं हो पाएगा ना, R की वैल्यू कितनी भी रखो, कभी जीरो होगा क्या? नीचे डिनोमिनेटर को कितना भी बड़ा कर दो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, बहुत कम आएगी, अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा, बहुत पास चला जाएगा, बट जीरो थोड़ी ना हो पाएगा जब तक R इन्फिनिट नहीं जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P कंसिस्ट ऑफ पॉइंट चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a अपार्ट। एक डायपोल है 2a का, Q प्लस Q माइनस Q है। डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू द डायपोल एट X फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन, टर्म्स ऑफ द डायपोल मोमेंट P। डायपोल मोमेंट P की टर्म्स में एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करो, ये पूछा है X डिस्टेंस पे, और हेंस शो दैट कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2p/4πε0 x³। 1/4πε0 को क्या कहते हैं, K। सो 2kp/x³ हमें प्रूव करना है, तो 2015 में आया। अच्छा, अभी आपने देखा कि मैंने जो ये क्वेश्चंस लिए इसमें 3 बार डेरिवेशन आ गए। इसका मतलब डेरिवेशन, ये डेरिवेशन आने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए इसको अपनी बुक में जो भी आपकी कॉपी हो वहां मार्क कर देना। तो ये ध्यान रखना कि जब हम क्लास में चीजें डिस्कशन कर रहे हैं, अभी ठीक है जो भी आप डेमो में चल रहा है, लेकिन आगे के लिए जब आप नोट्स यहां से लें और लें तो ये चीजों को बड़े बारीकी से मेंशन कर दें, सो दैट एट द टाइम ऑफ रिवीजन
वी शुड नो विच आर द डेरिवेशंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और डेरिवेशन का रट्टा नहीं मारना है, रट्टा किसी चीज का नहीं, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, ठीक है। रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, फिर न्यूमेरिकल भी नहीं बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 का। एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हमें गिवन है 2a, कितना दे रखा है बेटा, सो 2a इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 2 × 10⁻², प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो P और E के बीच का एंगल कितना है बेटा, विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁻⁵ शायद 5 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इफ द डायपोल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, डायपोल एक टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और वो टॉर्क है 8 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज ऑफ द डायपोल। हमसे Q की वैल्यू पूछ रहा, ठीक। तो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, ये तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही हो गया। टॉर्क इक्वल्स टू होता है सर PE sin थीटा, बोलो सही कह रहा हूं भाई, लेकिन P को लिखते हैं बेटा Q × 2a, सही कह रहा हूं सर। हमें चाहिए Q बराबर आया टॉ अपॉन 2a E sin थीटा, सही कहा। Q की वैल्यू कितनी है सर, Q इक्वल्स टू होगा, सबसे पहले टॉर्क लिखो 8 × 10⁻³ ओके। नीचे 2a की वैल्यू है 2 × 10⁻²। E की वैल्यू सर E कितना है 2 × 10⁵। साइन थीटा, साइन 30 कितना होता है 1/2, क्या होता है 1/2, ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, ठीक है। तो यहां से बात करेंगे 2 से कैंसिल किया तो कितना आया 4, -2 को इससे नॉर्मलाइज किया तो ये 3 हो गया, ये जब 3 इस 3 को जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो ये हो गया 4 × 10⁻⁻6 कूलम, दैट मीन्स 4 माइक्रो कूलम। यस और नो? दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2023। गेटिंग? कौन सी यूनिट? माइक्रो कूलम। यूनिट्स तो आपको लर्न करनी पड़ेगी ना, मैं बता रहा हूं उसके साथ साथ ही मिलेगी, एक साथ रट्टा नहीं मार सकते आप। बाकी चीजों को पता रखो ना, जैसे देखो मैंने क्या बोला, फोर्स क्या होता है न्यूटन होता है, ये तो आप पता है आपको। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स पर यूनिट कूलम। यूनिट चार्ज पे लगने वाले फोर्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो न्यूटन पर कूलम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे समझ में आ रही है? फिर आपको मैं डायपोल मोमेंट बताया P इक्वल टू Q × 2a, Q पे चार्ज कूलम होता है, डिस्टेंस मीटर में तो कूलम इंटू मीटर। टॉर्क का वैसे ही पता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स न्यूटन है, न्यूटन इंटू मीटर। बोलो सही कह रहा हूं? तो इस तरह से चीजों को थोड़ा थोड़ा दिमाग के अंदर, अगर मान लो आपने यूनिट नहीं पता चल रहा है तो थोड़ा दिमाग के अंदर चीजों को अटैच करने की कोशिश करें। अगर आप एसोसिएट नहीं करेंगे ना ऑलरेडी लर्न चीजों से, न्यू लर्निंग थिंग्स को, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू लर्न न्यू थिंग्स। तो एसोसिएशन जरूरी है, पहले वाली चीजों से अटैच कर दे कि इससे ऐसे डिराइव होता है। 1 और 2 टाइम आप डिराइव करेंगे दिमाग में, उसके बाद चीजें लर्न होने लग जाएंगी प्रैक्टिस से, ठीक है। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस। ये क्वेश्चन मैंने होमवर्क के लिए दिया, 2020 में आया है। तो जब आप इलेक्ट्रिक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो वो क्या एक्सपीरियंस करता है बेटा? सर वो एक्सपीरियंस करता है टॉर्क भी और नेट फोर्स भी। क्लियर है बात? कोई दिक्कत नहीं। अगर वो एक्सपीरियंस कर सकता है तो इसलिए मैं शब्द इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर बढ़ रहा है, ठीक है, इधर से इधर जाने की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है, इंक्रीजिंग। क्या कर रहा है बेटा, इंक्रीजिंग। इधर से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। मान लीजिए कि आपका डायपोल ऐसे पड़ा है, समझना मेरी बात, ये -Q है, ये क्या है +Q। तो एक बात बताओ सर, यहां पर जो भी फोर्स लगेगा, अगर मैं इस वाले फोर्स की बात करूं तो इसको मैं कहता हूं F1 और इसको कहता हूं मैं F2।
ये बात तो पक्की है कि इसके ऊपर इधर फोर्स लगेगा, इसके ऊपर इधर लगेगा, तो इस दोनों फोर्सेस की वजह से ऐसे रोटेट होगा। बट एट द सेम टाइम बात करूं तो सर इधर की तरफ बढ़ रहा है, इसका मतलब F2 जो है वो F1 से क्या है, लार्जर। अरे है ना भाई, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, कम। तो इसलिए ये ऐसे रोटेट होने के साथ साथ ऐसे ऐसे आगे भी घिसेगा, मतलब ऐसे भी होता जाएगा और ऐसे भी जाएगा। अरे समझ में आ रही है बातें? ठीक है, तो ट्रांसलेशन मोशन भी होगा और जिसके साथ रोटेशन भी होगा। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो अब ये सिचुएशन है। एट द सेम टाइम अगर ये डायपोल को ऐसे रख दिया, एंगल पे तो डिपेंड करती है चीजें, अगर आपने डायपोल को ऐसे रख दिया कि सर ये माइनस क्यू था और ये प्लस क्यू था, तो आप बताओ इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा, लेट से ये फोर्स आपका F1 है और इधर की तरफ लगेगा फोर्स F2 है। अब स्वाभाविक सी बात है, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, तो F2 किससे लार्जर है बेटा, F1 से, इसलिए ये इधर की तरफ जाएगा। बट डायपोल जो है वो रोटेश टॉर्क नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि सर ये ऑलरेडी पैरेलल हो चुका है, थीटा क्या हो चुका है ऑलरेडी, जीरो। क्या हो चुका है, जीरो। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशंस रह सकते हैं, बट आप कह सकते हैं इट मे एक्सपीरियंस नेट फोर्स लगेगा, ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरा टॉर्क भी लगेगा। क्लियर है इन चीजों को? और आप जाकर के डिटेल में इन पे डिस्कशन कर सकते हैं, अगर आप बहुत सी अलग अलग सिचुएशंस पे हो सकता है ना। चलिए, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल ऑफ अ डायपोल मोमेंट P प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो ये डेरिवेशन हो गया, हालांकि ये एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, आपसे सिर्फ उसने एक्सप्रेशन पूछा है। सो एक्सप्रेशन क्या आएगा, टॉर्क इक्वल्स टू P क्रॉस E। इसका मैग्नीट्यूड बात करें तो आप कह सकते हैं PE साइन थीटा, और दोनों सिचुएशन लिख सकते हैं थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Okay, now we are moving to the next part. Derive the expression again for the torque acting on electric dipole when it is placed in uniform electric field. Identify the orientation of the dipole in the electric field in which it attains a stable equilibrium. Stable equilibrium के अंदर orientation क्या होगा, थीटा 0 हो जाएगा। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो आप देख सकते हैं कि इसमें से डेरिवेशंस और बहुत नॉर्मल से न्यूमेरिकल्स इस पे CBSE ने पूछे हैं। ठीक है, तो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने सेपरेट क्लास के अंदर ये क्वेश्चन जो आपके सामने है इट्स क्वाइट डिफरेंट, ये दूसरों से थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है इसको देखेंगे। टू स्मॉल आइडेंटिकल इलेक्ट्रिक डायपोल्स, एक AB एक CD है। एक AB डायपोल पड़ा है, नहीं दिखे नहीं पता चले तुरंत हैंड रेज करेंगे। ठीक है, इधर उधर अपने को टेंशन नहीं लेनी है। ये डायपोल मोमेंट बेटा ऊपर की तरफ है, किसका बेटा, AB का, तो मैं PAB लिख दूं कुछ देर के लिए। ये PAB दिख तो रहा है आपको, कलर की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? ठीक है। दूसरा बोल रहा है एक CD है, तो CD बेटा किधर है सर, -Q से इधर की तरफ, दैट मींस इधर की तरफ होगा। मैं इसको कह देता हूं PCD। बोलो सही कह रहा हूं? बोलता है कि each of the dipole moment are kept at angle 120 डिग्री। दूसरों एक दूसरे से कितने डिग्री पे रखे गए हैं, 120 डिग्री। टू ईच अदर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E पॉइंटिंग अलोंग द x एक्सिस एज शोन इन द फिगर। जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इन दोनों के बीच में कितने का एंगल बता रखा है बेटा, 120 डिग्री का। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द डायपोल मोमेंट ऑफ द अरेंजमेंट, यानी कि इन दोनों डायपोल का नेट डायपोल मोमेंट निकालिए। समझ में आ रही है बात? तो इसको दो वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे भाई, एक वेक्टर इधर की तरफ है, एक वेक्टर इधर की तरफ है। बात समझ में आ रही है? हमें सिर्फ नेट डायपोल मोमेंट निकालना है। तो पहले एक बात बताओ, दोनों का डायपोल मोमेंट कितना था बेटा, P। तो आप एक बात बताओ, मैग्नीट्यूड कितना आएगा सर? मैग्नीट्यूड आएगा P इक्वल्स टू P ऑफ अरेंजमेंट है ना, तो आप P ऑफ अरेंजमेंट लिखिए, आप लिखेंगे अंडर द रूट P² प्लस P² प्लस 2P² cos 120। बोलो सही कह रहा हूं? और cos 120 कितना होता है, -1/2। -1/2 से ये कटेगा, -P² से प्लस P², तो P² बचा, दैट मीन्स P। दैट मीन्स जो भी अरेंजमेंट का नेट डायपोल मोमेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड P ही होगा।
अब बात करते हैं डायरेक्शन के। मैंने क्या बोला कि दोनों अगर सेम होते हैं तो नेट डाइपोल मोमेंट जो भी होगा, ठीक है, उस वो मैग्नीट्यूड क्या करेगा सर, वो इसको बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा बेटा? बाइसेक्ट। बोलो सही कह रहा हूं? आप कह सकते हैं कि सर नेट डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ होगा और ये जो भी होगा, ये जो भी होगा इसको बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसकी डायरेक्शन इधर की तरफ है, दैट इज P, और इधर -Q, इधर। और सर ये बाइसेक्ट करने का मतलब है, बाइसेक्ट करने का मतलब है इस डायरेक्शन में 60 डिग्री और इसके साथ भी कितना एंगल बनाएगा? 60 60 120 होता है, ठीक है। इसका मतलब एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाया बेटा? 30। क्योंकि P की डायरेक्शन उधर होनी चाहिए। P किधर से किधर होता है? माइनस से प्लस। हमें चार्ज तो पूछा ही नहीं, वो तो मैंने एसोसिएट कर दिया। आप मत बनाओ ना चार्ज, आप नेट डाइपोल मोमेंट की बात करो कि सर नेट डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ होगा, दैट इज मेकिंग 630 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। एंगल कैसे पता चला? वो भी पता चल गया तुम्हें, ठीक है। चलिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो यहां पर ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इस, आप सोचो दोनों के कॉम्बिनेशन ये हो गया, कॉम्बिनेशन जो भी आया उसका डाइपोल मोमेंट कितना आया बेटा? सर वो P आया, और थीटा कितना है बेटा? सर 30 डिग्री। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है सर? E। क्या है? E। तो आप पे लगने वाला जो टॉर्क होगा दैट इज PE साइन थीटा, क्योंकि हमें अरेंजमेंट का जो नेट डाइपोल मोमेंट है उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल देखना है, ठीक है। क्योंकि दो वेक्टर का नेट क्या आ रहा है? P आ रहा है, दोनों का डाइपोल मोमेंट का। सो P साइन 30, तो साइन 30 से कितना होगा? 1/2। सो डाइपोल मोमेंट कितना हो गया? टॉर्क कितना हो गया भाई? PE/2। कितना हो गया भाई? PE/2। समझ में आई बात? सो दिस वाज द क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे क्लास। कल हम कुछ नए टॉपिक के साथ में अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय।